ओके, अब एक और प्रश्न, एक और बात। 20% लोग होते हैं दूरदर्शी, वही हमें ढूंढने हैं, लेकिन शक्ल देख के आप उनको नहीं पहचान सकते, प्लान दिखा दिखा के ही उनको ढूंढना पड़ेगा। पहला सच। दूसरा सच एक और, आपको 20% हां कहने वाले मिलेंगे, लेकिन 20% हां कहने वाले कब मिलेंगे यह भी पक्का। उदाहरण से बताऊं, ये क्या है साहब? ताश। हम सबको पता है ताश में कितने पत्ते होते हैं, और 52 में यक्के कितने होते हैं। अब मान लीजिए मैं 52 पत्तों को लेता हूं, हाथ में रखता हूं, अच्छी तरह से मिक्स कर देता हूं, अच्छी तरह से, फिर मैं एक एक करके पत्ता नीचे रखता हूं। तो जब मैं 52 पत्ते नीचे रख दूंगा, कितने यक्के आएंगे? गारंटी है ना? 52 पत्ते खोल दिए, 4 यक्के आएंगे, ये पक्का है, लेकिन 4 यक्के कब आएंगे ये पक्का। दोस्तों, ये जो 4 यक्के कब आएंगे ये पक्का नहीं है, ये यकीनन है कि ये 4 पत्ते हो सकता है पहले 4 पत्ते हो, 4 यक्के हो सकता है पहले 4 यक्के हो, 4 यक्के हो सकता है आखिरी 4 पत्ते हो सकता है ये 4 यक्के बीच वाले 4 यक्के हो सकता है ये 4 यक्कों में से एक एक करके बीच बीच में आता रहे। दोस्तों, ये यक्के चाहे पहले आए, चाहे बाद में आए, चाहे बीच में आए, एक बात की गारंटी है कि अगर मैं 52 पत्ते पलटने की हिम्मत करूंगा तो 4 यक्के मेरी झोली में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। यही साइंस है, यही विज्ञान है, नेटवर्क मार्केटिंग का यही सच है। औसत के ऊपर मामला जाता है। 20% लोग हां कहने वाले मिलते हैं। आप काम करते रहेंगे, लोग मिलेंगे, ना भी कहने वाले मिलेंगे, हां भी कहने वाले मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप 52 पत्ते पलटेंगे तो 4 यक्के आपकी झोली में आएंगे। आपको एक और सच और संदेश देना चाहता हूं। क्या लिखा है साहब? कितनी? अब ऊंचा बोल के जवाब देना। मान लो हमने 500 लोगों को प्लान दिखाई, तो इनमें से 80% लोग क्या बोलेंगे? तो ना कहने वाले कितने हो गए? 20% लोग क्या बोलेंगे? तो हां कहने वाले कितने हो गए? तो ये बात हमें अब समझ आ गई कि अगर हम 500 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 100 लोग क्या बोलेंगे? हां, और 400 लोग क्या बोलेंगे? ना। आज मैं आपकी सोच को उल्टा करना चाहता हूं। कौन सी सोच को उल्टा करना चाहता हूं? ध्यान से सुनना। आज तक हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, दिमाग में क्या होता है? ये मेरा बिजनेस प्लान है। यहां चल रहा होता है, भैया हां बोलना, मेरे को पैसे दे दे। हम क्या सुनने के लिए प्लान दिखाते हैं? हां दीदी, ये मेरा बिजनेस प्लान है। दिमाग में क्या चल रहा है? हां बोले और मेरे को पैसे दे दे। जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं, हमारे दिमाग में चलता है कि वो आपको हां बोले और आपको पेमेंट कर दे। लेकिन आज यही सोच को मैं क्या करना चाहता हूं, अब हां सुनने के लिए प्लान ना दिखाएं, ना सुनने के लिए प्लान दिखाएं। ना सुनने के लिए प्लान दिखाओ। ऐसा फार्मूला बता रहा हूं कि आप जिंदगी में कभी, आप डीटीएम बिजनेस में कभी हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। आज के बाद जब आप किसी को प्लान दिखाओ तो आप प्लान दिखा रहे हैं, दिमाग में चल रहा है दीदी फटाफट ना कर दे। आप प्लान दिखा रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है दीदी फटाफट ना कर दे, भाई फटाफट ना कर दे। जितने लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है भाई ना कर। क्यों? क्योंकि अब हमें समझ आ गया कि जिस दिन मेरे रजिस्टर में 400 लोगों की ना मैंने इकट्ठी कर दी, उसी रजिस्टर के दूसरे पेज पे 100 लोगों की हां भी लिखी हुई मेरे को मिलेगी। क्योंकि सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है कि 500 लोगों में 400 ने ना कहनी है और 100 लोगों ने हां कहनी है। अगर मैं
100 लोगों की हां सुनना चाहता हूं, तो 100 लोगों की हां सुनने से पहले मुझे 400 लोगों की ना सुननी ही पड़ेगी। जो भाई बहन अपने आप को 400 लोगों की ना सुनने को तैयार हैं, उनके खाते में 100 लोगों की हां पक्की है। तो क्या आप 400 लोगों की ना सुनने को तैयार हैं? तो 100 हां आपके खाते में गारंटीड है साहब। क्यों? ना हां की दुश्मन नहीं है। जो ना है, हां तक पहुंचने का क्या है? रास्ता है। ना तो सुननी पड़ेगी, ना के बिना हां मिलने वाली नहीं है। तो दोस्तों, अब बताओ, क्या ना कोई बुरा शब्द है? क्या ना आपको निराश करने वाला शब्द है? ना निराश करने वाला शब्द नहीं है दोस्तों। ना सुन के जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, वो निराशात्मक, वो नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपने ना को दिल से स्वीकार कर लिया, उसी दिन से हां से आपकी झोली भरनी शुरू हो जाएगी। ये गारंटी मैं आपको देता हूं साहब। तो दोस्तों, हां सुनने से पहले ना स्वीकार करना सीखें। जब तक आप ना को स्वीकार नहीं करेंगे दिल से, तब तक हां आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, अफ्रीका में जब सूखा पड़ता था, तो वहां पे क्या रिवाज है कि लोग ओझा बाबा के पास जाते थे। ओझा बाबा हमारे होते हैं ना, तंत्र मंत्र करते हैं। तो अफ्रीका में क्या होता था कि जो शमन्स जिनको कहते हैं, ओझा बाबा थे, वो ढोल नगाड़े बजा के नाच नाच के अपने मंत्र बोलते थे। तो कई ओझा बाबा थे, जब वो 10 घंटे पूजा करते हैं तो बारिश हो जाती थी। कई ओझा बाबा अगर 2 दिन पूजा करते हैं तो बारिश हो जाती थी। कई ओझा बाबा पूजा करते रहते थे, बारिश नहीं होती थी। लेकिन उनमें से एक ओझा बाबा थे, वो जब भी पूजा करते थे हमेशा बारिश होती थी, हमेशा बारिश होती थी। तो एक आदमी के मन में प्रश्न उठा कि कई ओझा बाबा कई बार पूजा करते हैं लेकिन बारिश नहीं होती, लेकिन इस ओझा बाबा के पास ऐसी कौन सी विशेष मंत्र है कि ये जब भी पूजा करता है हमेशा बारिश होती है। वो उस बाबा जी के पास जाता है, पूछता है कि बाबा जी, आप जितनी बार पूजा करते हैं हर बार बारिश कैसे हो जाती है? अब वो बाबा जी बड़े साधारण आदमी थे, तो वो जवाब क्या देते हैं? कहते हैं, देखो बेटा, कुछ लोग 5 घंटे पूजा करते हैं, छोड़ देते हैं, बारिश नहीं होती। कुछ लोग 10 घंटे पूजा करते हैं, छोड़ देते हैं, बारिश नहीं हुई। कई लोग 20 घंटे पूजा करते हैं, छोड़ देते हैं, बारिश नहीं हुई। कई लोग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पूजा करते हैं, बारिश नहीं हुई, छोड़ दिया। कहते बाबा जी आप क्या करते हैं? कहते यार मेरे को तो एक बात पता है कि जब मैं एक बार पूजा करनी शुरू कर देता हूं, मैं तब तक पूजा करता रहता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती। कामयाब लोग कौन हैं? वो जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक अथक प्रयास करते रहते हैं। यही कामयाबी का राज है साहब। तो क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? क्या ना कोई बुरा शब्द है? अब आप नोट करना चाहते हैं तो आप कीजिए, 2 मिनट का समय आपके पास है।
पहली बात, सबसे निपुण से सीखना है। हम ये तो पहले कर चुके हैं ना कि भाई जो उस्ताद है, जो सफल है, जो सकारात्मक है, जो सक्रिय है, उसी से सीखना। और दूसरी बात जो है, सफल लोगों की संगत करनी है। ये प्रूवन सच है, सिद्ध, जो सिद्ध हो चुका है, ये वो सच आपके साथ बांट रहा हूं। दोस्तों, सफल लोगों की संगत, सफलता पानी है तो सफल लोगों की संगत करना सीखें। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जब तक आप सफल लोगों से दोस्ती नहीं करेंगे तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है। नंबर 1, सफल लोगों से सीखें, सफल लोगों की संगत रखें और सकारात्मक सोच बना के रखें। ये 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। अब अगर आप 5 साल तक सफल लोगों की संगत में रहेंगे तो गारंटी देता हूं कि आप भी सफल होंगे। इसके साथ चलो यहां शॉर्ट में है, मनोविज्ञानियों ने यह रिसर्च की कि आपके नजदीकी 5 दोस्त हैं, जो आपके जो सबसे नजदीकी 5 दोस्त या सहेलियां हैं, वो सकारात्मक सोच वाली होनी चाहिए, आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए। आपके 5 दोस्त जितने अमीर हैं, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, आपके 5 दोस्त जितने अमीर हैं, आने वाले 5 साल में उनकी जो औसत है उतनी आपकी भी आमदनी होगी। यह रिसर्च करके बताया है मनोविज्ञानियों ने। अगर आप सफल लोगों की संगत करेंगे तो आप उतने ही सफल हो जाएंगे जितने आपके दोस्त हैं। अगर आप असफल लोगों की संगत करेंगे तो आप उतने ही जीवन में पीछे चले जाएंगे जितने आपके असफल साथी हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो सफल लोगों से संगत करने का मतलब यह नहीं है कि आपका अगर कोई साथी थोड़ा कमजोर है, आप उसको बोलो ना मेरे भाई, हमारे सर ने बताया कि मैं तेरे से दोस्ती नहीं करता, तेरे को छोड़ देता हूं ना। ऐसी बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा समय सफल लोगों की संगत में बिताना है, क्योंकि सफल लोगों की बात ही सफलता की होती है। कामयाब लोग हमेशा बात ही कामयाबी की करेंगे, वो पीछे जाने की बात नहीं करेंगे। और एक और बात, ये पढ़ो क्या लिखा है, ये मनोविज्ञान है साहब, मनोविज्ञान है। आपके स्पॉन्सर, आपके अपलाइन, आपके रॉयल्टी अचीवर्स, इनकी इज्जत करें दिल से। क्यों? क्योंकि अगर आप दिल से अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन, अपने रॉयल्टी अचीवर से दिल से प्यार करते हैं, दिल से उनका सम्मान करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। तो आपका अवचेतन मन समझ जाएगा कि इसको भी ऐसा ही बनाना है, इसको भी ऐसा ही बनाना है। तो आपका अवचेतन मन आपके स्पॉन्सर, अपलाइन, आपके रॉयल्टी अचीवरों में जो गुण है वही गुण आप में देता जाएगा। एक गलती हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी अपलाइन से दिल ही दिल में क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, द्वेष करते हैं। जब आप अपने अपलाइन लीडर्स के साथ, अपलाइन कामयाब लीडर्स के साथ द्वेष रखेंगे तो मेरा यकीन मानना, कामयाबी का कोई गुण आप में विकसित नहीं हो सकेगा। कामयाब होने का राज क्या है? तारीफ करना सीखो और प्यार करना सीखो। हम में से किसी को आरती आती है? ओम जय जगदीश हरे। जरा खड़े होके 2 लाइन बोलेंगे? हाँ हाँ बोलो, रास की बात है। चलो मैं बोलता हूं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट। ये क्या है? ये तारीफ है, ये उसकी तारीफ है।
आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि जब आप उसकी तारीफ करेंगे तो वही गुण आप में भी विकसित होंगे। ये मनोविज्ञान है, भक्ति भी मनोविज्ञान है, बिजनेस भी मनोविज्ञान है, कामयाबी का राज भी मनोविज्ञान के ऊपर ही आधारित है। तो हमेशा सफल लोगों की संगत करनी है और सफल लोगों के गुणों की इज्जत करनी है, सफल लोगों को की तारीफ, सफल लोगों से जब आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे दिल में, तभी आपके अवचेतन मन में वही गुणों का समावेश होगा। सहमत हैं? तो हमेशा अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन का सम्मान देना है, उनको रिस्पेक्ट करनी है। और ध्यान रहे, आपके जो अपलाइन है वो भोजन नहीं है, वो दवा है। आपके अपलाइन, आपके लीडर्स भोजन नहीं है रोज करने वाला, वो दवा है। चलो उदाहरण से बताते हैं। मान लीजिए हम बीमार हो जाएं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें 7 दिन की दवाई देता है, हम 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, तो क्या हम 4 दिन और दवाई खाते हैं? नहीं, दवाई तो जरूरत पे खाने वाली चीज है, दवाई रोज खाने वाली नहीं, रोज तो भोजन किया जाता है। ठीक इसी तरह आपके जो अपलाइन है वो हर वक्त इस्तेमाल करने वाली चीज नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जहां आप रहते हैं वहां की नाली गंदी है, तो क्या आप चीफ मिनिस्टर साहब को फोन करेंगे? तो आप किसको फोन करेंगे? एमसी को फोन करेंगे, जो आपके एरिया का एमसी साहब है, म्युनिसिपल काउंसिलर, कि सर क्या है, हमारे तो सड़क गंदी है, नाली साफ नहीं होती। ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन अगर बिजली खराब हो जाए फिर तो एमसी को नहीं कहेंगे, फिर तो डिपार्टमेंट अलग है। अगर पुलिस की कोई समस्या है तो आप एमएलए साहब के पास जाएंगे, वो एमसी के पास नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हैं। तो भाई एक बात ध्यान से समझ लो, प्लान दिखाने का काम आपका है, फॉलो अप करने का काम आपका है, प्रोडक्ट नॉलेज देने का काम आपका है। ये आपके स्पॉन्सर अपलाइन का नहीं है। नेट पैसे लेके आए, नेट पे एंट्री डालने का काम आपका है, आपके स्पॉन्सर अपलाइन का नहीं है। आप अपने अपलाइन को बुलाएं ट्रेनिंग के लिए कि सर मेरी टीम में 5 नए साथी आए हैं, घर में 1 कप चाय भी पिएंगे और आप आएंगे, 1 घंटा उनको ट्रेनिंग भी देके जाएंगे। ये काम लेना चाहिए अपलाइन से। तो आप क्या सोचते हैं, अगर आपके ग्रुप में कोई समस्या है छोटी मोटी, आप मलिक साहब को बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। अरे इनका काम थोड़ी ना है भाई, इनका काम है कि जब एक एलडीपी होगी, उस एलडीपी में सभी को ट्रेनिंग देने के लिए ये 2, 4, 5 घंटे निकाल के जरूर आ जाएंगे। तो जो आपके जो स्पॉन्सर हैं, जो आपके अपलाइन हैं, जो आपके लीडर्स हैं, जो आपके रॉयल्टी अचीवर्स हैं, वो भोजन नहीं है, भोजन तो रोज करते हैं, वो आपकी दवा है। कि यहां तकलीफ आती सर, अब क्या करें? वो कहेगा लो ये ऐसे कर लो, हर तकलीफ का समाधान निकाल देंगे। आज कई तकलीफों का समाधान मिल गया ना, जितनी थोड़ी बहुत बचती हैं उनका कल मिल जाएगा। यकीन करना, जब आप यहां से जाएंगे कल, आपका कोई शक शुबा नहीं बचेगा। सहमत हैं? तो एक बार ताली बजा दें। शिव खैरा साहब जीत आपकी, उसी में से मैंने ये कहानी ली है। ये वैज्ञानिक सच है। चीन के बांस की जो कहानी है, ये वैज्ञानिक सच है, जिसको मैंने कहानी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। दोस्तों, चीन में एक बांस का पेड़ होता है, उसमें एक विशेष गुण होता है। क्या गुण होता है? चलते हैं। दोस्तों, ली एक बहुत गरीब किसान था, जिसकी मैंने ये कहानी बनाई है। बहुत गरीब, उसके बच्चे, परिवार बड़ी मेहनत करता था। ली तो कहीं जाके गुजारा होता था। फिर एक दिन गांव में उसका बहुत बचपन का दोस्त आया उससे मिलने के लिए। तो बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे के ऊपर बड़ा प्यार था, भरोसा था, विश्वास था।
तो बैठ के बातें कर रहे थे। तो जो गांव में दोस्त था वो क्योंकि बड़ा घूमा, काफी उसने जगह घूमी, नई नई जगह देखी, तो उसने ली को बांस की खेती के बारे में बताया। उसने बताया कि चीन में कई जगह पे लोग बांस की खेती करते हैं और बांस की खेती की यह विशेषता है कि एक ही खेती बंदे को मालामाल कर देती है, जिंदगी बदल देती है। तो जो ली है, एक ही खेती वो कहते हैं मालामाल कर देती है। तो ली है वो सारी रात सोचता रहा, उसके दिमाग में बांस के जंगल, बांस की खेती घूमती रही। फिर दिमाग में ये भी सोचे कि कभी किया नहीं है, फिर ये भी सोचे कि अपना दोस्त है, झूठ बोलता नहीं है, वो सच कह रहा है। तो सारी रात असमंजस में गुजर गई। अगले दिन जब वो उठा, फैसला करता है कि मैं भी बांस की खेती करूंगा। क्या करूंगा? तो निर्णय हो गया, फैसला हो गया, पक्का इरादा कर लिया। तो लोग अपने खेतों में कोई गेहूं, कोई बाजरा, कोई चावल समय के मुताबिक बोए, लेकिन ली ने अपने खेतों में बांस के बीज बोए। अब क्या हुआ? समय बीता। समय के साथ लोगों ने जो फसल की थी, लोगों ने अपने खेतों से वो फसल काटी, बेची, पैसे कमाए, लेकिन ली के खेत में तो कुछ भी ना हुआ, कुछ नहीं हुआ। पहले पेड़ में बांस का कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन ली पानी देता रहा। उसने अपने खेत को सूखा नहीं छोड़ा, पानी देता रहा। विश्वास था, अपने दोस्त की बात पर यकीन था कि यार मेरे दोस्त ने जब बोला है वो झूठ नहीं हो सकता। साल बाद लोगों ने अपनी फसल काटी, ली के खेत में कुछ नहीं, लेकिन वो पानी देना उसने नहीं छोड़ा। तो गांव के लोग उसको देखते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं कि यार ये ली ने क्या किया, इसके खेत में तो कुछ भी नहीं हुआ। उसकी मजाक होने लगी, लेकिन फिर भी उसके मन में थोड़ा शक बेशक पैदा हुआ, लेकिन उसने खेत को पानी देना नहीं छोड़ा। दूसरा साल हुआ, लोगों ने अपनी फसल बोई, काटी, लेकिन ली का जो खेत पैसे का पैसा ही, कुछ नहीं पैदा हुआ। अब लेकिन उसने पानी देना नहीं छोड़ा, पानी देता रहा, पानी देना नहीं छोड़ा। लोग उसके ऊपर हंसते रहे कि ली तो सियाना आदमी है, तू मूर्ख क्या बन गया? आज तक तू खेती बढ़िया करता आया था, 2 पैसे कमाता था, ये तू क्या कर रहा? खाली खाली खेत को तू पानी क्या दे रहा है? लोग उसके ऊपर हंसते थे, हंसी मजाक करते थे, उसके मन में शक पैदा होता था, लेकिन उसने फिर भी पानी देना बंद नहीं हुआ, पानी देता रहा। तीसरा साल हुआ, बांस के पेड़ में कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने पानी देना बंद नहीं किया। लोग कहते थे ये बेवकूफ है, लोग उसकी मजाक उड़ाते थे कि ले तू पागल हो गया है, खाली खेत को पानी दे रहा है, 1 पैसे की फसल नहीं हुई। लेकिन ली सभी की बातें सुनता रहा, फिर भी पानी देता रहा। दोस्तों, चौथा साल बीता, फिर भी यही कहानी हुई। लोग उसकी मजाक उड़ाने लग गए कि ये तो पागल हो गया, लेकिन उसने फिर भी पानी देना बंद नहीं किया। अब कौन सा साल शुरू हो गया? ध्यान से सुनना। कौन सा साल शुरू हो गया? उसकी खेत में छोटे छोटे से पौधे उगने शुरू हो गए। जहां उसने बीज बोया था, छोटे छोटे से पौधे उगने शुरू हुए। यही कुछ दिनों में झाड़ियां बन गई, यही कुछ दिनों में पुतले पुतले से बांस बन गए। वही कुछ दिनों में ही जहां छोटे छोटे पौधे थे वो बांस हो गए। वो बांस करते करते वहां जंगल हो गया, और उसी कुछ दिनों में वहां पे 80 फुट, कितने फुट? जो सब एक मंजिल कितनी होती है अंदाजा? 10-12 फुट। 12 फुट की एक मंजिल होती है, तो 12 5 80, 4-5 मंजिल ऊंचे बांस के पेड़ों का
6 हफ्ते 1.5 महीने में जंगल खड़ा हो गया। बांस के पेड़ का जंगल खड़ा हो गया, 80 फुट बड़े बांस का। अब दोस्तों अब एक प्रश्न दिमाग में उठता है साहब कि ये जो 5 साल बाद 1.5 महीने में, 1.5 महीने के अंदर अंदर 5 मंजिल ऊंचे बांसों का जंगल बन गया, क्या ये 6 हफ्ते में ही हो गया? क्या ये 1.5 महीने में ही हो गया? नहीं हुआ। लोग, गांव वाले उसके जंगल को देख रहे थे, हैरान हो रहे थे। और ली ने जब बांस की फसल बेची तो एक ही बांस की फसल बेच के उसकी जिंदगी बदल गई। अब दोस्तों प्रश्न यह है, गांव वाले हैरान हुए कि ली ने यह क्या कारनामा कर दिया, यह मंत्र उसके पास कहां से आया? गांव वाले भी कहते हैं अगली बार हम भी बांस की फसल लगाएंगे। लेकिन प्रश्न पैदा होता है, क्या 5 साल के लिए कोई विकास नहीं हुआ? 5 साल लोगों ने अपनी पता नहीं कितनी फसलें काटी होंगी, मुझे तो पता नहीं है, लगभग 10 फसलें काट ली होंगी। ली ने एक फसल भी नहीं काटी 5 सालों में। तो क्या 5 सालों में जंगल का कोई विकास नहीं हुआ? हुआ। वो जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे हुआ। दोस्त, जिस पेड़ ने 1.5 महीने में 80 फुट ऊंचा होना है, उसकी सबसे पहले कुदरत मजबूत क्या बनाती है? नींव बनाती है। पहले 5 साल में 80 फुट पेड़ की नींव तैयार हो रही थी। फिर कुदरत का ऐसा नियम है, वैज्ञानिक सच है ये, आप गूगल करके सर्च करना कि 5 साल में जड़ बन रही है, 5 साल के बाद 1.5 महीने में 80 फुट लंबा पेड़ खड़ा हो जाता है। तो इसमें कुछ एक बातें, सबक है सीखने का। मेरे साथ बोलेंगे? पहला सबक क्या मिला साहब? सभी बोलो ना यार, कमाल करते हो। सफलता तुरंत नहीं मिलती साहब। नंबर 2 क्या लिखा है? नींव बनानी पड़ेगी। और नंबर 3, लगातार प्रयास करना पड़ेगा साहब, लगातार पानी देना पड़ेगा। और नंबर 4, सपना नहीं मरना चाहिए साहब, सपना जिंदा रहना चाहिए। ली का जीवन क्यों बदला? क्योंकि ली का सपना जिंदा रहा। अगर 5 साल में ली का सपना मर जाता तो क्या वो बांस की खेती करता? नहीं करता। और 5वां क्या है साहब? जब एक बार आप समझ गए कि ये बढ़िया है, इसमें रिजल्ट आता है, फिर शक नहीं यार, शक नहीं, शक निकाल दो। फिर तो निरंतर प्रयास होना चाहिए। और नंबर 6, धैर्य रखना पड़ेगा, जिद रखनी पड़ेगी, दृढ़ता रखनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। क्या आप ये सभी 6 काम करने को तैयार हैं? अगर आप सभी भाई बहन ये 6 काम करने को तैयार है, ये 6 सिद्धांतों के ऊपर चलने को तैयार है, मेरा विश्वास करना, जैसे हमारे सामने हमारा भाई कृष्ण मलिक बैठा है, आने वाले 5 साल में हमारे सारे भाई बहन इसी तरह रॉयल्टी अचीवर बन के हमारे सामने बैठे हैं।